नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं, लेकिन सबसे पहले उन बड़ी खबरों की बात जिन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। पहली बड़ी खबर में आज निष्पक्ष न्यूज में बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा पीएम हमेशा पीछे देखते हैं। अब इस पर बीजेपी का क्या जवाब आया, पूरा विश्लेषण आगे डिटेल में आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर में बात बिहार की होगी। बिहार में एक पुल गिरा है जिस पर पॉलिटिक्स फुल हो चली है। तीसरी खबर में बात होगी पहलवानों की, जो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ये पहलवान नौकरी पर लौट आए हैं। अब सवाल इंसाफ की लड़ाई का क्या होगा, एक रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन चौथी खबर में बिहार में होने वाली विपक्ष की बैठक की बात होगी। आखिर बैठक क्यों टल गई, बैठक कब होगी, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आगे आपको दिखाएंगे निष्पक्ष न्यूज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर अमेरिका से तीखा हमला बोला है। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे भविष्य के बारे में बात कभी नहीं करते हैं और हमेशा अपनी नाकामियों के लिए अतीत में किसी और को दोष देते हैं। राहुल ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन भी रखा। BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। निगाहें आरएसएस और बीजेपी पर रहीं, निशाने पर फिर पीएम मोदी आए। अमेरिका में भारतीय समुदाय से रूबरू राहुल गांधी पीएम मोदी को पीछे देखने वाला ड्राइवर बता गए। कार हादसों का उदाहरण देकर दिल की बात कह गए। टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले यह किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट। All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। पीएम मोदी को न्यू इंडिया नाम की कार का ड्राइवर करार देते हुए राहुल ओडिशा के रेल हादसे तक पहुंच गए। रेल मंत्री से सीधा इस्तीफा मांगने की बजाय राहुल गांधी कांग्रेसी रेल मंत्रियों का उदाहरण देकर मौजूदा सरकार को शर्मिंदा कर गए। नरेंद्र मोदी जी, he is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror, and then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the prime minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility that the train has crashed, I am resigning. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की मौजूदा सरकार हकीकत से आंख चुरा रही है, मुश्किलों का हल ढूंढने की बजाय बहाने बना रही है। So this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we're faced with. The reality we're faced with is our unemployment numbers
and the fact that we need to make sure that all our youngsters are productive and get a job. And I believe, and one of the reasons I have come here is because I believe that if we want to build an India where the vast majority of our youngsters are employed, one of the things we have to think about is the bridge between India and the United States. Challenge the Chinese have placed on the table. भारतीय समुदाय के सामने राहुल गांधी ने देश की मौजूदा सियासी लड़ाई का भी जिक्र किया। कांग्रेस को महात्मा गांधी और आरएसएस को गोडसे का नुमाइंदा बता दिया। A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you. In fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man. भारत जोड़ो यात्रा से सुर्खियों में आई मोहब्बत की दुकान का जिक्र अमेरिका में भी बार बार हुआ। भारतीय समुदाय के सामने राहुल ने इसे ही नफरत के खिलाफ लड़ाई का इकलौता हथियार बताया। This is Congress party's power. We are ready to. We are not being violent. We are not being aggressive. Right? We are not being nasty. That is our strength. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। न्यूयॉर्क में भी राहुल ने न्यायपालिका और मीडिया पर हमले का हवाला दिया। आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करने को सबकी जिम्मेदारी बताया। There is an attack on the democratic structure of our country. Full scale attack on our institutions, on our judiciary, on our media, and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of India. Modern India cannot exist without our constitution and without our democracy. देश की सत्ताधारी बीजेपी जो राहुल गांधी को कभी सीरियस नहीं लेती, उसकी पूरी पलटन अमेरिका में राहुल गांधी के बोलते ही कांग्रेस पर हमलावर हो उठी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। सियासी अखाड़े में दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी। इसकी पूरी जांच हो रही है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो रेल मंत्रालय के अंदर नहीं होता, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो उसकी जांच कर रहा है। और इस पर कांग्रेस पार्टी उन लाशों की तस्वीर ट्वीट कर रही है, दिखा रही है। ये लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। जिस तरह से वहाँ बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने उनसे इंटरैक्ट किया है, उनके साथ बातचीत की है, इन तमाम चीज़ों से पूरा कहा जाए कि मोदी मंत्रालय, मोदी सरकार घबराई हुई है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जब सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। जो बातें उन्होंने कही हैं वो सब पहले से लोगों के सार्वजनिक है, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। कि वो उनके इतिहास को याद दिलाते हैं तो उनके दिल में ठेस तो लगनी है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास से ही आगे बढ़ा जाता है। इतिहास में हमसे क्या गलतियां हुई है और किसने गलतियां की है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी को
सच्चाई पता चलता है तो उनके दिल पर तो ठेस लगेगी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को लगी है इस ठेस तो। लेकिन बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, और जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है कि हमेशा लोगों के ऊपर डालना, भ्रमित करना लोगों को, और लोगों को वो गलतियां जो भी की है वो 70 साल करके, अभी आप भी तो 9 साल में आए हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्टर ने पहली बार अगवा कर दिया था, वो नहीं करते हुए उन्होंने अभी ये सब जिम्मेदारी झटकने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और राहुल जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि रेयर मिरर में देख के आप आगे गाड़ी नहीं चला सकते, वही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया था, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने इन खबरों को अफवाह बताया कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना आंदोलन वापस ले लिया है। पहलवानों ने दो टूक कहा कि वो अंतिम सांस तक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर से 28 मई को हटाए गए पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर ली। लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही सवाल उठने लगे कि क्या पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है? क्या पहलवानों का सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है? ऐसी खबरें भी चलने लगी कि पहलवानों ने एफआईआर से अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले ही पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। लेकिन साक्षी ने इन अटकलों को अफवाह बताया और आंदोलन से पीछे हटने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर से हरिद्वार तक पहलवान बेटियों के साथ मुकर रहे बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया। पूनिया ने लिखा, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। एक और ट्वीट में साक्षी ने उन लोगों को निशाना बनाया जो पहलवानों के आंदोलन का मजाक उड़ा रहे थे। साक्षी ने लिखा, हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। खुद ही कुछ देर बाद साक्षी अपने पति के साथ मीडिया के सामने भी हाजिर हुई। जो बातें ट्वीट के जरिए कही थी वो सब कैमरे के सामने कह दिया। आज दिन भर पहलवान मीडिया की सुर्खियां बने रहे। रेलवे में नौकरी पर लौटे पहलवानों को लेकर तरह तरह की खबरें भी चलती रही। कहा गया कि पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन अभी धरना खत्म नहीं हुआ है। इस बात को हम नहीं बल्कि पहलवान खुद कह रहे हैं। थोड़ी देर ही पहले साक्षी मलिक ने कहा कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, और अब उनके पिता ने साक्षी मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहा। क्या धरना खत्म हो गया है? सुनिए। ये सुबह जो चैनलों में जो बात चली है, ये सारी बात झूठी बात है। सब बात झूठी है। इसमें जो भी किसी ने भी ये बात की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आंदोलन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तीनों का आंदोलन अब भी जारी है, जारी रहेगा। जब तक जारी रहेगा, जब तक बृजभूषण अंदर नहीं होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद भी बात नहीं हुई। अमित शाह से मुलाकात हुई तो कोई बात इनने मेरे को बताई नहीं है। इनकी एक ही डिमांड है, जहाँ भी बात करते हैं इनकी डिमांड ही एक ही है, सबसे पहले बृजभूषण अंदर हो, उसके बाद में हमारी बात होगी। और उसके जिस दिन बृजभूषण अंदर हो जाएगा उस दिन हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये भी चर्चा है कि जो नाबालिग ने जो अपना मामला वापस ले लिया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब झूठी बात है। उसका पिताजी, वो लड़की अब भी जिस जो उन्हें एफआईआर करवा रखे उस बात पर ये पहले भी कायम थे, अब भी कायम हैं और कायम रहेंगे। क्योंकि एक बच्ची का सवाल है, उसका पिताजी एक नीडर आदमी है जिसने मतलब इतनी छोटी लड़की का जो बयान करवाया है, बहुत नीडर आदमी है। और जब तक ये बृजभूषण को अंदर नहीं करवा लेंगे, जब तक सारे पहलवानी बच्चों का साथ देते रहेंगे। रेलवे में ज्वाइन करने की भी बात सामने आ रही है।
ये सब झूठी बातें चलाते हैं ये मीडिया वाले। मैं तो ये कहता हूँ जो भी ये चलाता हूँ उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक वह उच्च अधिकारी है, को छोटा मोटा काम हो तो काम के लिए एक आधी जगह दफ्तर में जाना पड़ता है, गई होगी, ये मैं नहीं कहता, गई होगी, को छोटा मोटा काम किया होगा, ना कि उसने कोई ज्वाइनिंग करी है। उसका आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष ने पूरा खाका खींच रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन लगता है नीतीश की कोशिशों को किसी की नजर लग गई। विपक्षी एकता की मिसाल पेश करने के लिए नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, लेकिन नीतीश की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई और इस बार भी वजह कांग्रेस ही रही। आखिर क्यों बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश की विपक्षी एकता सेट नहीं बैठ पा रही है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे। सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब, ये ठीक नहीं होगा। 2024 का क्लियर टारगेट, विपक्ष का एजेंडा होगा सेट। नीतीश की कोशिश का ग्राफ कुनबे की तस्वीर करेगी साफ। कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्यों इनको कोई नेता मांगेगा भाई? उत्तर से दक्षिण बड़ा कंफ्यूजन, विपक्ष बन पाएगी सत्ता की टेंशन। कांग्रेस का प्लान 450, किस किस दल को रास। All the non-BJP opposition must get together. In 450 seats, we can field one common candidate against the BJP. उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, बिहार से बंगाल तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, या फिर यूं कह लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह इन दिनों एक ही चर्चा है, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। विपक्षी दल इस सोच में है कि कैसे 2024 में बीजेपी को परास्त किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दी जाए। इसके लिए प्लान दर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, बैठकों का लगातार सिलसिला जारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की गाड़ी स्टेशन से बढ़ने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की रणनीति पर चर्चा के लिए पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल गई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और डीएमके पार्टी के नेताओं के पास समय नहीं होने और गैर मौजूदगी की वजह से बैठक को टालने की नौबत आ गई। दरअसल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के कार्यक्रम पहले से ही फिक्स है, और यही वजह है कि विपक्षी दलों के मुखियाओं की डेट्स नहीं मिलने के चलते नीतीश की महाजुटान का मुहूर्त एक बार फिर टल गया। 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है, तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। सबको हेड को आना है, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब, ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। इसमें 12 वाला ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी एकता की बैठक को टालने की नौबत आई हो। अपोजिशन पार्टीज में पहले बैठक 19 मई को होनी थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव और बाद में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के चलते विपक्षी दलों की बैठक टल गई। इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में बैठक होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद 12 जून को पटना में बैठक की मुनादी भी कर दी थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस और डीएमके के नेता नीतीश की कोशिशों को गच्चा दे गए। नीतीश जी परसों हमसे कह रहे थे कि ये तो शुरुआत की मीटिंग है और ये चलेगा
और इसमें हम चाहते हैं कि पहला मीटिंग में सभी लोगों का उपस्थिति होना ठीक है, इसीलिए वो कह रहे थे कि उनका, मुझे पता था कि वो कुछ दिन आगे ले जाएंगे, तो उन्होंने तय किया है और सबसे संपर्क करके 22 तारीख बाद कोई डेट करेंगे। मुल्क के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों और ऐसी पार्टियों जो मुल्क में हुकूमतें चला रही हैं, स्टेट में गवर्नमेंट्स हैं उनको एक जगह बैठाना कोई आसान बात नहीं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 17-18 पार्टियों को एक साथ बैठाने का ऐलान किया। तो ऐलान करना ही बहुत बड़े करेज की बात, और ये मीटिंग होगी, तय शेड्यूल के हिसाब से मीटिंग होगी। बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम तो खा ली, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और फैसलों की फहरिस्त से टक्कर लेना आसान नहीं। उस पर कर्नाटक जीतकर कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर है। एक तरफ कांग्रेस को एकला चलो का फॉर्मूला सुहाने लगा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता को कांग्रेस को लीडरशिप से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के हाथ से कभी कांग्रेस की डोर छूट रही तो कभी ममता और केजरीवाल छिटके जा रहे। खबरों के मुताबिक 12 जून को होने वाली बैठक के लिए नीतीश कुमार को समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की रजामंदी मिल चुकी थी। कांग्रेस से खार खाई बैठी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकता की बैठक को हाँ बोल दिया था। इतना ही नहीं, नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बैठक का हिस्सा बनने को तैयार थे, लेकिन नीतीश से चर्चा और 12 जून की डेट फाइनल होने के बाद भी कांग्रेस ने विपक्षी एकता की बैठक से किनारा कर लिया। नीतीश कुमार देश के हर एक विपक्षी दल को जोड़कर बीजेपी को केंद्र के साथ साथ राज्यों की सत्ता से भी बेदखल करने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस मुहिम से बहुत से पहले ही किनारा कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले से ही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से दूरी बना चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पहले ही बैठक में आने से मना कर दिया था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश से मुलाकात के बाद ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो किसी भी विपक्षी एकता में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद को किसी भी गठबंधन के साथ नहीं खड़ा करना चाहते हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं, और जो बचे कुछ दल बचे हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उनके मन और तारीखें नहीं मिल रही। कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को सोच रहे थे कि हम नेता बन जाएंगे सबके। क्यों इनको कोई नेता मांगेगा भाई? चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये केसीआर हो, चाहे जो भी हो, इनको क्यों नेता मानेगा? ये इसीलिए सोच लिया कि हम बैठक रखेंगे पटना में, सब आ जाएगा। कोई आ नहीं रहा है, इसीलिए कैंसिल करना पड़ा। विपक्षी दलों की एकता हो सकती है क्योंकि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने का काम सब लोग कर ही रहे हैं और मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को हटाना ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। तो ये सब लोग इकट्ठा आने से कोई हमारे एनडीए पर, मोदी जी पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। 2024 का सामना जीतने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मोदी जी को हराना ये नामुमकिन है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों की सीधी टक्कर कांग्रेस से रहती है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का सीपीआई और कांग्रेस से कड़ा मुकाबला रहता है। ठीक इसी तरह दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वैसे यूपी में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर विपक्षी दल कितना सहमत हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का सुझाव तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि जो रीजनल पार्टियां कांग्रेस की कीमत पर मजबूत हुई हैं, वो अपने स्टेट में कांग्रेस को मौका क्यों देंगी? और कांग्रेस अगर एक बार पैर जमाने की कोशिश करेगी तो जैसा मायावती जी कहती हैं, जैसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, फार्मूला देखने में ठीक है, लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही नामुमकिन टाइप का काम है। हालांकि 12 जून पे जब बैठक होगी पटना में, तो वहाँ शायद कुछ एक कॉन्सेप्ट आ जाए इनका। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर अच्छी खासी सीटों की संख्या होती है, और इस पूरी बेल्ट से अगर एक उम्मीदवार आता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरी बात होगी। इधर कांग्रेस 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के सामने फॉर्मूला पेश कर रही है। उधर अभी से हालात ऐसे होने शुरू हो गए हैं कि जिन पर घर बनाने का जिम्मा है, जिसे उस घर का मजबूत पिलर माना जा रहा है, वही घर गिराने में लग गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया।
2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ने के बजाय फासले बढ़ रहे हैं। बंगाल के इकलौते कांग्रेस विधायक बैरोन विश्वास को टीएमसी में शामिल कर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। टीएमसी के महासचिव और ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने विधायक बैरोन विश्वास को अपना बना लिया। बैरोन विश्वास ने हाल ही में सागर दिघी में हुए उपचुनाव में लेफ्ट की मदद से जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता खोला था, जिसके बाद से यह माहौल बनाया जाने लगा कि अब पश्चिम बंगाल में वोटरों का मिजाज, खासकर मुस्लिम वोटरों का मिजाज बदलने लगा है और उनका रुख अब टीएमसी के छोड़कर कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन की तरफ आने लगा था। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव खेला कि एक बार फिर विधानसभा में कांग्रेस जीरो पर आ गई है। ऐसे में इस संभावना से दूर दूर तक इनकार नहीं किया जा सकता कि अब टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। We are all together at the national level, the state level. All the parties should understand. State parties, they have their own obligation. You have to understand. You will be only national party. It is not that for winning the election, it is for the vote percentage also. विपक्षी दलों में न सिर्फ टीएमसी बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपनी राह पर है। हालांकि अब तक दूसरे विपक्षी दलों से अलग राह चलने वाली आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार के सेवा अध्यादेश से झटका लगा तो अरविंद केजरीवाल को विपक्षी एकता की याद जरूर आई है। वो एनसीपी के नेता शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे और टीएमसी की ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ देश भर में घूम रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव से भी केजरीवाल ने मिलकर इस मुद्दे पर साथ देने की मांग की है। नीतीश और तेजस्वी ने साथ देने का वादा भी किया, मगर कांग्रेस ने यहां वीटो पावर लगा दिया। दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस इकाइयों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल का साथ ना दिया जाए। और वहीं पर सूत्रों की माने तो दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आलाकमान को कहा है कि विपक्षी एकता के मुंह में पड़कर आम आदमी पार्टी का किसी भी कीमत पर साथ ना दिया जाए। फिलहाल अभी तक कांग्रेस हाईकमान द्वारा औपचारिक तौर पर किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। बेशक कांग्रेस के नेताओं को पता है कि पंजाब और दिल्ली में सत्ता से बेदखल करने में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी भूमिका भी है और वहीं पर देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान किया है। विपक्ष में कई पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहती हैं। इसकी वजह उनकी विधानसभा में उनकी ताकत है। दिल्ली है जहां केजरीवाल का क्लेम है, फिर दिल्ली के साथ अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में भी कांग्रेस उनके साथ क्लेम करना चाहेगी, तो इसलिए केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे कांग्रेस को अगर मजबूती मिलती है तो ममता बनर्जी को विधानसभा में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ विपक्ष अपने सीटों की कीमत पर कांग्रेस को मजबूत करने नहीं देगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक अच्छा सपना तो देखा जा सकता है, लेकिन उसे अमल में लाना टेढ़ी खीर है। दरअसल विपक्षी एकता मिशन को मिल रही कामयाबी को देखते हुए नीतीश कुमार काफी गदगद थे। नीतीश की इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाने की सलाह दी थी। नीतीश कुमार तैयार हुए और 12 जून की तारीख भी तय कर ली गई। विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भी जाने लगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बाइकआउट पर जिस तरह 21 दलों ने एकजुटता दिखाई, उससे भी नीतीश का उत्साह बढ़ा है। इससे पहले नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत लेफ्ट दलों के भी तमाम नेताओं से मिलकर पूरी रणनीति तय कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने सभी को एकजुट करने के लिए अगुवाई की है। लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी नीतीश कुमार की रणनीति की तारीख आगे खिसक गई। हालात सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बगावत की मशाल को कब तक और कहां तक जलाकर लेकर चल पाएंगे। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, लेकिन कई विपक्षी प्रमुखों के कदम पीछे खींच लेने और खुद की जगह अपना प्रतिनिधि भेजने के प्रस्ताव को नीतीश ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद क्या सियासी रंग लाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।